हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एंड जो लेक्चर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आज जो लेक्चर नंबर 10 की 10 तक की जर्नी है उसको आपने अच्छे से पूरा किया होगा। एंड जो मेरी बेसिक डिमांड्स रही है आप लोगों से कि एनसीईआरटी टाइमली पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है और लेक्चर देखते वक्त पेन कॉपी लेकर बैठना है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में बैठना है एकदम डट के और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, फिर उसको अच्छे से रिवाइज करना, उतना आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि देखो बहुत सिंपल फंडा है, टीचर से अगर आपका बॉन्ड बन गया तो आप मान के चलो कि फिर आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आप टीचर जैसा बोल रहा है वैसा वैसा पूरा कर रहे हो, इट मीन्स आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहे हो। इट मीन्स आप जो जेन्युइन हार्डवर्क होनी होती है वो आप कर रहे हो और एक अच्छे राइट डायरेक्शन में और रेगुलर कर रहे हो। एंड अगर हार्डवर्क के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो ये हार्डवर्क आपको आपके रिजल्ट के फॉर्म में बिल्कुल नजर आने वाला होगा। इसीलिए कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड जितना अच्छा होगा, टीचर से की बातों को स्टूडेंट जितनी अच्छे से प्रॉम्प्टली फॉलो करता होगा एंड अपना दिमाग एक राइट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, उसका रिजल्ट एकदम बिंदास और एकदम बढ़िया आता है और वो बंदा और वो बच्चा लाइफ में भी हमेशा फोड़ता है। तो इसी जज्बे को ध्यान में रखते हुए, यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए लेक्चर 10 को भी उसी ध्यान से सुनो, पढ़ो, समझो। क्योंकि हम इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में एंटर कर चुके हैं फ्रॉम द लेक्चर 8th ओनली, जहां पे हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल समझ रहे हैं एंड उन ट्रेंड्स पे को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। जो फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं जैसे जेड इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तीनों एक ही चीजें हैं, वो कैसे इफेक्ट करेगी वो फैक्टर्स और उनके उनकी इफेक्ट करने की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एक्सेप्शंस आ रहे हैं, उन सब को यहाँ पर हमें अच्छे से पढ़ना है और आगे दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेना है। सो आयनिक रेडियाई की अगर मैं बात करता हूँ, विच इज सेकेंड पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो अगर आयनिक रेडियाई की हम चर्चा करते हैं तो आपने एटम के बारे में पढ़ लिया। तो एटम सबको मालूम है क्या होता है। एटम के पास एटॉमिक नंबर होता है, इसमें कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक न्यूट्रल एटम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। एंड इसी एटम के साइज को हम जज करते हैं बाय इट्स रेडियाई। तो एटम की जो साइज होती है इट इज गवर्न बाय एटॉमिक रेडियाई। नाउ अब यही जो एटम्स हैं, हमने देखा कि ये जो एटम्स हैं ये विद टाइम या अपने आप को कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए या किसी से अपने आप को जोड़ने के लिए ये विद टाइम इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं, तो कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं। सो मैंने कहा कि एटम की एक टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना शुरू करता है, तो यही जो हमारे एटम है वो अब एटम ना कहला के क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आयन कहलाता है। और एक ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से बना है वो स्पेसिफिकली क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। और एक ऐसा आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से बना है वो एनायन कहलाता है। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, सो क्लियरली साइज में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से डायरेक्टली जेड इफेक्टिव पे फर्क पड़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव चेंज हो रहा है तो हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा है कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जेड इफेक्टिव के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर जेड इफेक्टिव वेरी कर रहा है तो साइज वेरी करेगी। इसका मतलब कैटायन की जो साइज है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एटम रेडियाई और एनायन की जो साइज है वो भी अपने न्यूट्रल एटम के रेडियाई से अलग होगी। तो यही जो कैटायन की रेडियाई होती है बेटा इसको हम कहते हैं कैटाइनिक रेडियाई और जो एनायन की रेडियाई होती है इसको हम कहते हैं एनायनिक रेडियाई। क्या कहते हैं बच्चों, एनायनिक और कैटाइनिक रेडियाई। अब हम लोगों ने जो लेक्चर 8 पढ़ा तो उसमें हमने जेड इफेक्टिव के बारे में तो अच्छे से समझ ही लिया और जेड इफेक्टिव कैसे इंपैक्ट करेगा, वो वेरिएशन इन पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई जब डिक्रीज होती है वहां पर अच्छे से समझ लिया। अब बस हमको इसी चीज को यहां पर अप्लाई करना है कि जब भी कोई भी एटम
कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है या कोई एटम एनायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे जेड इफेक्टिव किस तरीके से वेरी हो रहा है। क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला जेड इफेक्टिव ओवरऑल बढ़ रहा है या लास्ट इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला जेड इफेक्टिव ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है। सो कैटायन कैसे फॉर्म होता है, अगर हम कैटायन की बात करें बेटा, सो कैटायन आपका फॉर्मेशन होता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वैसे वैसे उस आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की गिनती बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की गिनती कम होती जाएगी। अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हावी होगा कि नहीं। और अगर पॉजिटिव चार्ज हावी है तो किसी भी एलिमेंट पे ये हावीनेस को दिखाने के लिए हम कौन सा झंडा लगाएंगे, पॉजिटिव झंडा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सीड हुए हैं, इस चीज को शोकेस करते हैं बाय पुटिंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन एनी आयन। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए उतना पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी के ऊपर सिर्फ प्लस लिखा है तो आप क्लियरली समझ सकते हो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। किसी के सर पे अगर +2 का झंडा लगा है तो आप बोल दोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। और अगर किसी पे +3 का झंडा लगा है तो आप क्लियरली बोल दोगे कि सर 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से ये X+, X+2, X+3 आपके क्या कहलाएंगे, कैटायन कहलाएंगे। तो आप क्लियरली इन कैटायन पे जितना इन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे इस बात का अंदाजा लगा सकते होंगे कि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है, तो कैटायन के अंदर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन आर हाइयर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइयर है, देयरफॉर यही जो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है हर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे उसको 10 स्टूडेंट्स में बराबर बांटना है, तो क्या मिलेगा, 1 रुपीज ईच मिलेंगे हर स्टूडेंट को। बट अगर मैंने बोला कि 2 स्टूडेंट निकल गए या मैं बोलूं 8 स्टूडेंट चले गए, तो अब अगर इसी 10 रुपए को 8 स्टूडेंट जब यहां से चले गए तो बचे कितने, 2 स्टूडेंट में बांटूंगा तो हर बच्चे को 5 रुपए ईच मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही अगर आपका देखो स्टूडेंट कम होते गए तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ गया, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे जाते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा देयरफॉर जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो जो हमारी रेडियाई है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब किसी भी कैटायन की जो रेडियाई है, कैटायनिक रेडियाई, वो अपने न्यूट्रल एटम के रेस्पेक्ट में क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना जेड इफेक्टिव एक न्यूट्रल एटम में लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा लगता है, इस वजह से रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। आई होप पूरा फंडामेंटल समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, एनायन की। सो एनायन के केस में आप सबको मालूम है नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो कौन सा चार्ज हावी होगा, नेगेटिव चार्ज हावी होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हावी हो रहा है तो किसी भी आयन पे जो झंडा लगेगा वो नेगेटिव झंडा लगेगा कि नहीं। तो लेट सपोज अगर किसी आयन पे नेगेटिव चार्ज है -1, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर किसी के सर पे -2 चार्ज है इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और अगर किसी के सर पे -3 चार्ज है तो उसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन। और ये 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जो एनायन आपका बना है, यहाँ क्लियरली हम सबको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर हाइयर। अब वही कहानी ले लो कि मेरे पास फिर से रुपए तो 10 है, तो पहले 10 ही स्टूडेंट थे तो हर बच्चे को 1 रुपए मिल रहे थे। बट अब अगर मान लो मेरे स्टूडेंट बढ़कर हो जाए 20, पर जो रुपए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो अभी भी 10 ही हैं, तो अब सबको आधा रुपए ईच मिलेगा। पहले जहां 1 रुपी ईच मिल रहा था अब सबको ½ रुपीज ईच मिलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देयरफॉर जेड इफेक्टिव भी आखिरी इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ नॉर्मल एटम में जितनी थी उससे भी गिर गई। और जेड इफेक्टिव अगर डिक्रीज हो रहा है देयरफॉर जो आपका एनायन बना
उसकी रेडियाई में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ही कमजोर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन फैल के रहेगा, यानी मस्त अपन एकदम फैल के रहेंगे, फैलने के चक्कर में साइज बढ़ जाती है। तो किसी भी एटम के रेडियाई के रेस्पेक्ट में उसकी एनायन की रेडियाई हमेशा बड़ी होती है। तो यहां से क्या निकल के आया, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रेडियाई की बात करूं बच्चों, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी एटम के एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में अगर उसी एटम की कैटायनिक रेडियाई की बात करोगे, तो वो कैटायनिक रेडियाई हमेशा उस एटॉमिक रेडियाई से छोटी होगी, और उसी एटम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी एनायनिक रेडियाई कंपेयर करोगे, तो एनायनिक रेडियाई हमेशा ज्यादा आएगी। क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो आपके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात एक और सेट हो जानी चाहिए कि इसका मतलब आपको यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है कि जो एनायनिक रेडियाई है, क्लियर आप देख सकते हो, सोचो, एनायनिक रेडियाई जो है वो नेगेटिव चार्ज जिन पे है उनकी उनकी रेडियाई बढ़ रही है। इसका मतलब एनायनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बच्चे, इसका मतलब उतने प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो जितने प्रोटॉन कम होंगे डिस्ट्रीब्यूशन उतना कम, जेड इफेक्टिव पे जेड इफेक्टिव जितना कम, रेडियाई बढ़ने के चांसेस, एक्सपेंशन के चांसेस उतने ज्यादा। एंड अगर वहीं कैटायनिक रेडियाई की बात करूं, सो कैटायनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने एक्सीड करेंगे इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव भी उतना ज्यादा, तो रेडियाई उतनी छोटी हो जाएगी। तो ये क्या दो बातें आपको समझ में आई? कैटायनिक रेडियाई क्या होती है, एनायनिक रेडियाई क्या होती है, कोई एटम अपने आप को आयन में ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, और यही जो आयन कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई होती है वो एक आयन ही है, तो उन्हीं रेडियाई को हम कॉमनली आयनिक रेडियाई बोल सकते हैं। तो क्लियरली आयनिक रेडियाई आपकी कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की हो गई, एक हो गई कैटायनिक रेडियाई और एक आपकी हो गई एनायनिक रेडियाई। और क्या वेरिएशन वो शो करते हैं, ये पूरी चीज हमने यहाँ पर देख ली। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, पक्की बात। तो इसी कॉन्सेप्ट को और आगे लेके चलते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आयनिक रेडियाई के सवाल हमसे पूछे जाते हैं वो कंपैरिजन के सवाल होते हैं, और जो एक मोटा मोटा कंपैरिजन जो लगभग लगभग एक रिपीटेडली मैं बोलूँ कि मतलब इस कॉन्सेप्ट पे सवाल तो रिपीटेडली पूछा गया है, पूछा जा सकता है, वो होता है कंपैरिजन of ionic radii in an आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कि अगर मेरे पास कुछ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो उनकी आयनिक रेडियाई में हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो इस चीज पे हमें यहाँ पे क्या करनी है, चर्चा करनी रहेगी। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस पार्ट को जहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की आयनिक रेडियाई को हम चर्चा का पात्र बनाएंगे। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए होती क्या है। अगर मैं बात करता हूं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आइसो वर्ड का मतलब होता है बेटा सिमिलर, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड किसकी तरफ लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, उनको अपन क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करना चाहें तो मेरे पास लेट सपोज सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। तो अगर सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। इसका मतलब अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। बट अगर यही सोडियम मैं एटम की फॉर्म में ना लेके Na+ एक कैटायन फॉर्म करवा देता हूं, सो एटॉमिक नंबर तो अभी भी क्या रहेगा, 11। बट जो सोडियम के सर पे पॉजिटिव चार्ज है वो आपको बता रहा है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन की गिनती कितनी हो गई, 10। बेटा आपको सुनने में लगता होगा कि भैया ये बहुत सिंपल है, ये क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, इलेक्ट्रॉन गिनना बता रहे हो। बट बेटा ये भी सिली मिस्टेक्स कराता है, एंड बहुत से बच्चे तो ये भी करने में हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। ऐसे ही
अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका मतलब अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 13। बट लेट्स सपोज कि एल्यूमिनियम ने अपना कैटायन फॉर्म किया और एल्यूमिनियम के सर पे +3 चार्ज आ गया, एटॉमिक नंबर तो अभी भी 13 है, तो ये +3 चार्ज आपको क्या बता रहा है? +3 चार्ज आपको ये बता रहा है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। सो आप क्लियरली देख सकते हो सोडियम के पास भी Na+ के पास, सोडियम के पास नहीं, Na+ आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और Al+3 आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल सकता हूं? आप बोलोगे सर बोलो ना, कौन रोक रहा है, आपकी डेफिनेशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही रही है, तो ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो ही गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा कि लेट सपोज ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चे? 8 होंगे। कितने होंगे? 8। अब हमने बोला कि ऑक्सीजन ने एनायन बनाया है एंड -2 चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो एटॉमिक नंबर स्टिल 8। सो माइनस चार्ज क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन गेन की निशानी है, एंड जो चार्ज उसके सर पे होता है वो बताता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए? इसका मतलब अगर मैं Na+Al+3 और O-2 को देखूं तो ये तीनों भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं है? तो देखो बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने आने चाहिए और उस हिसाब से बस आप देख लो किस किस के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब मुद्दा मेरा ये नहीं है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसे पहचाने, ये मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया। मुद्दा हमारा ये है कि यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर हमारे पास आ जाए और हमसे जैसे सपोज यहीं पे क्वेश्चन बना देता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई, कि रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो? अरेंज करो। सो आपके पास 3 आयन है, एक Na+, एक O-2 और एक Al+3। अब आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। आपको अगर मैं देखा जाए तो Na+ के पास आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 10 इलेक्ट्रॉन बचे, O-2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और Al+3 में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, इसकी भी 2,8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2,8 हो गया कि नहीं? इट मींस अगर हम देखा जाए, सो ये मान लो अगर इनका न्यूक्लियस है तो ये इनका पहला शेल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इन सब के पास सेकेंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब पॉइंट ये है कि अगर 2 शेल है तो न्यूक्लियस से सेकेंड शेल की दूरी फिक्स्ड, सबकी रेडियस की होनी चाहिए सेम। बट अगर मैं बोलूं कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखूं तो सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद मैं जो अब आखिरी इलेक्ट्रॉन हूं, जो मैं 10th इलेक्ट्रॉन हूं, वो अपनी व्यथा क्या बता रहा है कि भाई अब न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11, पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो जब 11 प्रोटॉन पे का न्यूक्लियर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले 11 प्रोटॉन का ही 11 इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब 11 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज जब 10 इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को पे लगने वाला Z इफेक्टिव पहले से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अंदर पुल होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर पुल होगा तो ये शेल भी थोड़ा सा अंदर की साइड पुल होगा कि नहीं? तो Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मतलब Na+ को जो नॉर्मली होना चाहिए उससे और छोटा हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, Al+3 की बात करता हूं, पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 13। अब ये जो आखिरी 10th इलेक्ट्रॉन है ये कह रहा है कि भाई पहले जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो 13th था और उनको संभालने वाले प्रोटॉन भी 13 थे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज था, मान लो कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ऐसा हो रहा था, बट जब वो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब मैं 10th इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी हूं और टोटल प्रोटॉन अभी भी क्या है? कितने हैं आपके? 13 ही है। तो सोचो 3 प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा हो गए, उन एक्स्ट्रा प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो Z इफेक्टिव ये एक्सपीरियंस करेगा
ये बहुत ज़्यादा होगा। मतलब सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहा है उससे भी ज़्यादा ये करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो रेशियो ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, रेशियो ऑफ Z इफेक्टिव जो बढ़ेगा वो ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो ये ज़्यादा अंदर पुल होगा, ज़्यादा तेजी से पुल होगा। इसका मतलब इसकी जो रेडियाई है वो आपकी सोडियम के रेस्पेक्ट में भी ज्यादा डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? पक्की बात है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही अगर लेट सपोज मैं बात करूं, मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। तो ऑक्सीजन के पहले शेल में कितने? 2 रह रहे हैं और दूसरे शेल में 8 रह रहे हैं। तो अगर अभी नॉर्मल बात की जाए तो सबसे न्यूक्लियस से जो सेकंड शेल की दूरी है वो सबकी सेम है, बट सोडियम में क्या हो रहा है, वही दूरी थोड़ी सी और, वही जो रेडिया ये थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एल्यूमिनियम में मैं देख रहा हूं क्योंकि Z इफेक्टिव वो और ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो रेडिया का कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा है। अब बची बात ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के पास पहले 8 प्रोटॉन मिलके 8 इलेक्ट्रॉन संभाल रहे थे। अब आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 10th वाला हो गया और संभालने वाले लोग अभी भी क्या हैं? 8 हो गए। तो ये जो 8 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब 10 लोगों में, तो नॉर्मल सी बात है ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको जितना Z इफेक्टिव मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कम मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है इस पे कंट्रोल भी क्या होगा? कम होगा कि नहीं? और Z इफेक्टिव अगर डिक्रीज होता है तो हमें मालूम है रेडियाई इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो शेल है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर जाके और थोड़ा ये एक्सपैंड होके खुल के रहना पसंद करेंगे और रेडियाई इस तरीके से इंक्रीज हो गई। तो क्लियरली देखो, ये तो वही कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से भी पता है कि जब कैटायंस होते हैं उसमें नॉर्मल से रेडियाई कम होती है और एनायन में नॉर्मल से रेडियाई बढ़ जाती है, ये तो आपको पता ही है। बट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या हो रहा है, क्योंकि सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सबके पास सेम नंबर ऑफ शेल है, मतलब सब एक कॉमन पॉइंट लाइन पे खड़े। अब उस लाइन पे खड़े रहने के बाद उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला Z इफेक्टिव कैसे वेरी कर रहा है उसके हिसाब से उनकी रेडियाई और कम और ज्यादा हो जाती है। सो यहां से अगर आप क्लियरली देखोगे तो अगर Na+ और Al+3 की बात करूं तो आपको क्लियरली समझ में आया कि Al+3 की साइज Na+ से छोटी है। और अगर O-2 को आप ले आओगे तो मैंने कहा Al+3 से अगर Na+ बड़ा है तो O-2 में तो और रेडियाई और पीछे की साइड शिफ्ट हो रही है। तो सबसे बड़ा कौन है? O-2 आया कि नहीं आया? तो आपके रेडियाई का ऑर्डर देखो क्या आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा Al+3, फिर उससे बड़ा Na+, फिर उससे बड़ा O-2। तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली कैसे किसकी रेडियाई कम हुई, क्यों ज्यादा कम हुई, किसकी बढ़ी क्यों बढ़ी, सब आपको बताया। बट अब इतना सारा अप्रोच लगा के तो पूरा क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। अप्रोच पता होनी चाहिए बट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो हमने बहुत सिंपल सा बोला कि भाई अगर आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो हर बार ये फिक्स है कि सब एक ही कॉमन पॉइंट पे खड़े और उसी कॉमन पॉइंट पे Z इफेक्टिव बढ़ने या घटने की वजह से एक्स्ट्रा और कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियाई या एक्सपेंशन इन रेडियाई देखने को मिलेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बहुत सिंपल सी ध्यान रखनी है आपको बात कि आपकी जो रेडियाई होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पॉजिटिव चार्ज के, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रेडियाई छोटी होगी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज के। तो अगर आप सोचो यही वाली अप्रोच लगाते जो मैंने अभी आपको बताई, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज Al+3 पे है तो ये सबसे छोटा, सबसे ज्यादा चार्ज O- पे है तो ये सबसे ज्यादा बड़ा आ रहा है, और बीच में आप छोटे से हाइयर पॉजिटिव से हाइयर नेगेटिव के लोगों को अरेंज कर दो। आंसर आया कि नहीं? जैसे एक और देखो आप क्वेश्चन, लेट सपोज आपके पास है S-2 K+P-3 Cl-Ca+2, ये सारे लोग हैं बेटा आपके पास। ठीक है बच्चों, अब ये जो सारे लोग आपके सामने हैं इनकी रेडियाई कंपेयर करनी है। तो अगर इनकी रेडियाई में कंपेयर करने निकलता हूं तो इनकी रेडियाई क्या होगी? ठीक है, तो मैंने बोला बहुत सिंपल सी बात है कि रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, directly proportional to negative charge and inversely proportional to पॉजिटिव चार्ज। बट ये यूज कब करोगे? जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये जो स्पीशीज है जिनके में कंपैरिजन हो रहा है वो सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैंने कहा भैया सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, पोटेशियम का 19, फास्फोरस का 15, क्लोरीन का 17 और कैल्शियम का 20। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे -2 का मतलब तो 18 इलेक्ट्रॉन,
प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, 19 में से एक गया 18। फॉस्फोरस पे पास 15 है, 3 ले रखे हैं 18। क्लोरीन के पास 17 है, 1 ले रखे हैं 18। और कैल्शियम के पास 20 है, 2 दे दिए तो 18। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप ये अप्रोच लगा दो। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है? कैल्शियम पे है, तो ये सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन होने वाला है? आपका पोटेशियम K+। फिर आप नेगेटिव में, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए तो नेगेटिव में जाओ, सबसे कम नेगेटिव Cl-, उससे ज्यादा सल्फर -2 और सबसे ज्यादा फॉस्फोरस -3। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ व्हाट? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर आ गया, और यही ऑर्डर चूज अगर आपके सामने क्वेश्चन आता तो दिस वाज योर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर आपका होता। पक्की बात है? कोई डाउट? श्योर? समझ में आया? वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और अपन लेते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करूं, लेट सपोज मेरे पास है O-2 Na+ और K+, देन मेरे पास है एल्यूमिनियम +3 F- और लास्ट में मेरे पास Mg+2 है। ये सब लोग हैं, अगेन सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, एल्यूमिनियम का 13, फ्लोरीन का 9, मैग्नीशियम का 12। सो ऑक्सीजन में 8 है, 2 ले लिए तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 है, 1 दे दिया 10। पोटेशियम के पास 19 है, 1 दे दिया तो कितना बचा? 18। एल्यूमिनियम के पास 13 है, 3 दे दिया तो कितना बचा? 10। फ्लोरीन के पास 9 है, 1 ले लिया तो कितना हो गया? 10। और मैग्नीशियम के पास 12 है, 2 दे दिए तो कितने बचे? 10। तो मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि पोटेशियम को छोड़ दिया जाए, समझ लो, अगर पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं? मैंने कहा वेरी गुड। तो इनके लिए तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में लगा के आंसर कर दूंगा, बट व्हाट अबाउट दिस पोटेशियम? तो मैंने कहा देखो, अब यहाँ पे नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जिसके पास जितने ज्यादा शेल होते हैं उसकी रेडियाई उतनी, लेफ्ट टू राइट में आ रहे हैं तो रेडियाई डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम में इंक्रीज, उस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो मैंने कहा अगर पोटेशियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्लियरली मालूम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। इसके पास टोटल शेल कितने हैं आपको क्लियरली दिख रहा है, इसके पास टोटल शेल 3 शेल हैं कि नहीं है। बाकी जितने के पास भी इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। बाकी सबके पास टोटल शेल कितने हैं? 2 शेल हैं कि नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, 2 शेल के रेस्पेक्ट में 3 शेल वाला हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम साइज तो किसकी होगी? पोटेशियम की। बाकी लोग क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की नजर से अगर मैं जमाऊं तो सबसे छोटा कौन हुआ? Al+3। फिर कौन होगा? Mg+2। फिर होगा Na+, फिर होगा आपका F-, फिर होगा O-2। समझ में आया कि नहीं? एंड देन लास्ट में आपके पास आएगा K+। कौन आएगा? K+। तो ये जो आपके पास 6 लोग हैं, सॉरी Al+3 O-2 Mg+2, 3 तो ये हो गए, 3 3, हाँ 6 जो लोग हैं, सॉरी माय मिस्टेक। तो 6 लोगों का ये रेडियाई ऑर्डर आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, वहां पे टोटल शेल कितने, उसका अंदाजा लगा के आप उसको क्या करेंगे? आंसर करने वाले थॉट प्रोसेस को यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? आया यहां तक समझ में कि नहीं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को कैसे देखा जाएगा? ऐसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ठीक है, और आपके सामने आ गया, क्या आ गया? लेट्स सपोज मैंने बोला सोडियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आपके पास आ गया क्लोरीन, एंड देन मैं आपसे बात करता हूँ ऑक्सीजन, देन वी हैव बैरियम, एंड देन वी हैव पोटेशियम। लेट्स सपोज ये आपके पास आ गए, ये आपके पास 5-6 लोग हैं, इनमें रेडियाई का ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना। लेट्स सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी पूछा गया वो आप देख लेना। सो आपका कैसा थॉट प्रोसेस, अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो आपने देखा सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पीरियोडिक टेबल जितनी अच्छी होगी उतना आप क्विक करोगे। तो पीरियोडिक टेबल देख के समझ में आया भैया 3rd पीरियड का है। मैग्नीशियम को देख के आया ये भी किसका है? 3rd पीरियड का है। क्लोरीन को देख के आया ये भी किसका है? 3rd पीरियड का है। ऑक्सीजन को देख के आया, ये क्या समझ में आया? ये तो 2nd पीरियड का है। बैरियम, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, तो ये आपका 6th पीरियड का है। एंड पोटेशियम की बात की जाए तो 4th पीरियड। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज, एंड टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज। तो आप बोलोगे सर टॉप टू बॉटम, 6th पीरियड सबसे ज्यादा बॉटम में,
तो इस 6 पीरियड का मतलब इसके पास टोटल 6 सेल होंगे, तो सबसे बड़ा कौन होगा, बैरियम होगा कि नहीं होगा। एंड सेकंड पीरियड वाला जो बंदा, इसका टोटल सेल कितने होंगे, 2 होंगे, तो ये सबसे छोटा, तो मैंने कहा मान लो ऑक्सीजन सबसे छोटा, बिल्कुल सही। फिर ऑक्सीजन से बड़ा थर्ड पीरियड, अब थर्ड पीरियड में आप देख रहे हो तो थर्ड पीरियड में कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, देन आप आगे चलते तो क्लोरीन। तो ये बेटा एक पीरियड के लोग हो गए, तो इसमें पीरियड वाली अप्रोच लगाओगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियाई क्या हो जाती है, रेडियाई डिक्रीज करती है, तो इसका मतलब सबसे छोटा उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर कौन होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर उससे बड़ा सोडियम होगा। अब बात आती है बैरियम और पोटेशियम। तो बहुत से बच्चे बिल्कुल बोलेंगे कि भाई पोटेशियम छोटा है और उससे बड़ा बेरियम है, बट मैंने आपको एक्सेप्शन पढ़ाया है एटॉमिक रेडियाई के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले लोगों के बीच में, तो उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगा तो बैरियम आपका छोटा है और पोटेशियम आपका बड़ा है। तो आप अगर आपको वो एक्सेप्शन याद नहीं है तो जो लास्ट लेक्चर हमारा एटॉमिक रेडियाई वाला है उसको अच्छे से देखो, आपको समझ में आ जाएगा हम यहाँ पे क्या बात करने वाले। या एटॉमिक रेडियाई वाला लास्ट लेक्चर में नहीं, शायद इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। जस्ट अ सेकेंड देखते हैं, नहीं लास्ट लेक्चर के अंदर हमने, हाँ आपको ये आयनिक रेडियाई पूरे, हाँ अपन ने आयनिक रेडियाई से पढ़ा था बिल्कुल लास्ट लेक्चर में, अपन ने पूरा ये वाला जो मैं बता रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ, वी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आप देख सकते हो कि बैरियम की एटॉमिक रेडियाई पोटेशियम से क्या होती है बेटा, छोटी हो सकती है। तो इस एक्सेप्शन के हिसाब से हमने हमारे इस क्वेश्चन को, जो अभी अपकमिंग क्वेश्चन अपन ने लिया, उसको सॉल्व किया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल अब आपको मत समझ में आएगा कि वो जेड इफेक्टिव का क्या मतलब था, कैसे वो यूज हो रहा है, एक्सेप्शंस क्या है, कितनी ज्यादा चीजें मुझे प्रॉम्प्टली याद होंगी तो मैं कितना अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चंस जस्ट रेफरेंस के तौर पे अभी मैंने आपको कराए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। बट एट द एंड इन सब चीजों को अपन क्या करेंगे इकट्ठा, बट अभी के लिए जो हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसका वर्किंग क्या है, उसके लिए मैंने आपको ये 3-4 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आगे आने वाले हैं। सो इसी के साथ हमारा जो सेकंड ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल है आयनिक रेडियाई वो खत्म होता है, एंड वी विल मूव ऑन टू आवर थर्ड trend, that is ionization enthalpy, again a very important topic. So till then बच्चों इस लेक्चर को भी अच्छे से पूरा रिवाइज करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बिठाओ कि मैंने अप्रोच कैसे लगाई है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपके सामने आपके प्रेजेंट है तो उसको सॉल्व करो, भले ही मैंने कराए या नहीं कराए, देखो आपका दिमाग कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट करते चलना। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और अपना प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, एंड बी फोकस, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।